हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने जो है कि राष्ट्रीय परिदृश्य नेशनल करंट अफेयर है इसका जो है कि फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने जो है कि विभिन्न जो कि राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम जो है कि इसके आगे जो भी हमारी चीजें हैं, ठीक है, इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको चीज़ों से अवगत करा दूं कि हमने अपने चैनल पे जो है कि 1800 जो हमारा इम्तिहान आईएएस का एमसीक्यू है इसे ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। आप इसे जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ठीक है। नाउ जो फर्स्ट इसमें करंट अफेयर हमारा, उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, मैंने उसको पहले से हाईलाइट कर रखा है। उन चीजों को पढ़ते हुए जो कि हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण, ठीक है। बस आपको इसमें इतना जानना है कि ये समथिंग कुछ ऐसा न्यूज़ में था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नागरिक संशोधन अधिनियम 2024, ठीक है। ये भी आपके नॉलेज में बस होना चाहिए कि ऐसा समथिंग कुछ न्यूज़ में था, बस इसमें बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और सॉरी, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है स्मरणीय तथ्य में, इनको देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिक संशोधन नियम 2024 को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया, जो वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। डेट मीन्स कि जो हमारा नागरिक संशोधन अधिनियम 2024 है, इसको किस डेट से इंप्लीमेंट कर दिया गया इंडिया में, ये हमारा 11 मार्च 2024 है। डेट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में क्या है कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हजारों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और साथ ही साथ में पारसी या ईसाई प्रवासियों को लाभ होगा इसमें, जो कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं, ठीक है। इनको इससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा, ठीक है। ये हमारे कुछ क्राइटेरिया है इनको सिटीजनशिप देने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर, इसमें दिबांग बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है ये जो हमारा दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है, ये किस स्टेट में बनाया जा रहा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है। साथ ही साथ में इसमें कुछ स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं। क्या है, इस परियोजना का विकास एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ में क्या है, इस परियोजना के तहत 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी, दैट मीन्स की हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि सॉरी, भारत का हाईएस्ट जो है कि कंक्रीट, सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध कौन है, तो क्या बोलोगे आप, आपका आंसर होगा दिबांग बहुउद्देशीय जो जल विद्युत परियोजना के अंदर में बांध बनाया जा रहा है, वो इंडिया का क्या है, सबसे ऊंचा हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि इस बांध का निर्माण रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, आरसीसी मतलब कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक से किया जा रहा है। किस तकनीक से, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक से। साथ ही साथ में इसमें क्या है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध होगा बनने के बाद से। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें करंट अफेयर हमारा क्या है, साथ ही साथ में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसमें क्या है कि सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। क्या है हमारा, जो सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन है, ये सबसे पुराना हमारा जल विद्युत स्टेशन है। साथ ही साथ में ये कहाँ पे, यह विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल के कहाँ पे, दार्जिलिंग में सिचुएटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि जो सीधापोंग जल विद्युत स्टेशन है, इंडिया का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। और साथ ही साथ में कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हमारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा करंट अफेयर क्या है कि सेला सुरंग जो है कि राष्ट्र को समर्पित, ठीक है, जो हाल ही में सेला सुरंग बना था, इसके विषय में देख लेते हैं। इसमें क्या है स्मरणीय तथ्य में, इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट वर्तक, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्तक किसका है, ये हमारा प्रोजेक्ट वर्तक बीआरओ का है, के अंतर्गत जो कि किसका निर्माण किया जा रहा है, सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इसमें क्या है कि यह सुरंग असम स्थित तेजपुर को, ठीक है, तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ेगी। किन दो जगहों को कनेक्ट करने वाला है, सेला जो है कि सुरंग तेजपुर को, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सॉरी, जो तेजपुर जो कि हमारे असम में है, इसको जो है कि तवांग जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, इन दोनों को कनेक्ट करेगा।
नेक्स्ट इसमें क्या है, इस सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि, ठीक है, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ में क्या है, समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग होगी, ठीक है। इसमें है क्या साथ ही साथ में इसमें क्या है कि सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी बनने के बाद से, ठीक है। सेला सुरंग जो है कि भारत की क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है, ब्रांगसा पुल को मान्यता, ठीक है। इसमें क्या है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा लद्दाख स्थित ब्रांगसा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पेन पुल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कहाँ पे, जो हमारा ब्रांगसा पुल है, कहाँ पे हमारा, ये हमारा लद्दाख में सिचुएटेड है, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पेन पुल के रूप में मान्यता दी गई है इसको। साथ ही साथ में इसको बनाया किस पे गया है, इसको बनाया गया है श्योक नदी पे, जो लद्दाख में फ्लो होती है, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्राक्सा पुल है, ठीक है, जो ब्राक्सा पुल है जो कि हमारा लद्दाख में सिचुएटेड है, किसके ऊपर, श्योक नदी के ऊपर। ये जो है कि विश्व का है सबसे ऊंचा मल्टी स्पेन पुल है विश्व का। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि सूर्य की प्रतिमूर्ति, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या है कि लचिन बरफुकन, जो कि हमारे अहोम किंगडम से संबंधित थे, ठीक है। क्या हुआ था, लचित बरफुकन ने 1971 ईस्वी में लड़े गए सराय घाट के युद्ध, बैटल ऑफ सराय घाट में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप इस युद्ध में मुगलों को क्या हुई, करारी हार का सामना करना पड़ा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि जो सराय घाट का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सराय घाट कब हुआ था, 1971 ईस्वी में हुआ था। और ये किनके बीच में हुआ था, ये हुआ था हमारे अहोम किंगडम और साथ ही साथ में मुगलों के बीच में हुआ था। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं। क्या है कि 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरहट असम में लचित बरफुकन की कांस्य प्रतिमा ब्रोंज स्टेचू का अनावरण किया है। साथ ही साथ में इसमें क्या है कि लचित बरफुकन की इस प्रतिमा को सूर्य की प्रतिमूर्ति का नाम दिया गया। क्या दिया गया है, सूर्य की प्रतिमूर्ति किसको बोलेंगे, लचित बरफुकन का जो हमारा स्टेचू बना है, कहाँ पे, ये बना है हमारा जोरहट असम में। इसको जो है कि सूर्य की प्रतिमूर्ति नाम दिया गया है। साथ ही साथ में इसमें क्या है, इस प्रतिमा का निर्माण प्रख्यात शिल्पकार रामवी सुतार ने किया। किसने किया है, रामवी सुतार ने किया है। अब इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं। एकात्मकता की मूर्ति देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि सूर्य की मूर्ति जो है कि लचित बार फुकरम की मूर्ति को सूर्य की मूर्ति बोलेंगे। तो एकात्मकता की मूर्ति किसको बोलेंगे, ये बोलेंगे स्टेच्यू ऑफ वननेस किसको बोलेंगे, ये हमारा आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा, ठीक है। इसको जो है कि स्टेच्यू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाएगा। साथ ही में कहाँ पे यह जो कि मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के पुनासा तहसील के अंतर्गत ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेच्यू ऑफ वननेस है, ये जो है कि हमारा मध्य प्रदेश में एक मंधाता पर्वत है, ठीक है। इसके ऊपर जो है कि इसको स्थापित किया गया है। साथ ही साथ में इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, इसकी प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है, जिसकी ऊंचाई स्टेच्यू ऑफ वननेस। इस तरीके से हमने देखा कि क्या हमारा सूर्य की प्रतिमूर्ति, डेट मीन्स की क्या, इसको बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ वेलोर, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ वेलोर किसको, लचित बारफुकन की प्रतिमा को। और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं कि स्टेच्यू ऑफ वननेस की, तो ये हमारा आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा जो कि मध्य प्रदेश के मंधाता पर्वत पर स्थापित है, इसको स्टेच्यू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस को देख लेते हैं। ये क्या है, ये जो है कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है। ये प्रतिमा किसकी है, ये प्रतिमा डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 125 फीट है। और साथ ही साथ में यह विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि उल्लेखनीय है कि विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का स्थापना कहाँ पे किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। और ये जो नया बनके जो सबसे ऊंचा है हमारा कहाँ पे, ये जो कि विजयवाड़ा, जो कि अगेन जो है कि हमारा आंध्र प्रदेश में ही है, इसको नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। तो आपके यहाँ से ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीजें निकल के बाहर है कि स्टेच्यू ऑफ वेलोर किसका है, लचित बरफुकन की। साथ ही साथ में स्टेच्यू ऑफ वननेस की बात करते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य की। और जब हम स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो ये किसकी प्रतिमा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय, नोट फॉर वोट मामला। इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें जानना है कि समथिंग न्यूज में था। और साथ ही साथ में आपके मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें देख लेते हैं क्या है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित नॉन फॉसिल वेस्ट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है, ठीक है। साथ ही साथ में इसमें क्या है,
नाउ इसमें नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व में कितना, चौथे स्थान पर है, जबकि पवन ऊर्जा क्षमता विंड एनर्जी कैपेसिटी में क्या हमारा भारत का रैंकिंग कितना है, फोर्थ है, और सौर ऊर्जा क्षमता में भी भारत का रैंकिंग कितना है, पांचवा है। इस तरीके से हमारी जो रैंकिंग है डिफरेंट चीजों में भारत की, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता है, ठीक है, इसमें जो भारत की रैंकिंग कितनी है, हमारी फोर्थ है। और साथ ही साथ में जब हम पवन ऊर्जा क्षमता की बात करते हैं तो इसमें भी इंडिया की रैंकिंग फोर्थ है। लेकिन जब हम सौर ऊर्जा क्षमता की बात करते हैं, मतलब सोलर सोलर एनर्जी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, फिफ्थ है। अब कुछ हम स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं जो हमारे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें स्मरणीय तथ्य में। अब नेक्स्ट में करंट अफेयर देख लेते हैं, क्या है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विमानन एविएशन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। क्या है, जो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम है, इसका लक्ष्य क्या है हमारा, कि इसका कार्यक्रम का लक्ष्य है कि जो हमारा भारतीय विमानन एविएशन सेक्टर है, इसमें क्या होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण करना हमारा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का लक्ष्य उद्देश्य है। बाकी इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं, क्या है, बीआईईटीसी परिषद, ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटका में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बीआईईटीसी के एक अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। किसका, जो कि हमारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसका एक सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। और साथ ही साथ में इसमें क्या है, इस यह बोइंग द्वारा, ठीक है, यह बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। क्या है, बोइंग जो है कि हमारा एक जो कि अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका के बाद से जो है कि सबसे बड़ा निवेश ये क्या भारत में बेंगलुरु कर्नाटका में कर रहा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, ज्ञातव्य है कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री तुमकुरु कर्नाटका में एचएएल, ठीक है, हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र, हेलीकॉप्टर जो है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का राष्ट्र को समर्पित किया था। तो यहाँ से हमको दो चीजें पता चलती है कि जो बोइंग बोइंग है, ठीक है, बोइंग जो अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में अपना जो है कि कहाँ पे एक सेंटर एस्टेब्लिश करने वाली है। तो ये सेंटर हमारा एस्टेब्लिश होगा बेंगलुरु कर्नाटका में। और साथ ही साथ में जो पहले हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र था, इसका सेंटर कहाँ पे, तुमकुरु कर्नाटका में ओपन किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है कि जो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है, ठीक है, क्या जो एस्टेब्लिश किया गया है तुमकुरु कर्नाटका में, ये क्या होगा, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा होगी। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें स्वाति पोर्टल के बारे में थोड़ा सा, क्या है कि स्वाति का जो फुल फॉर्म क्या है, कि साइंस फॉर वोमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इन्वेशन, जो है कि हमारा स्वाति का फुल फॉर्म है, ठीक है, स्वाति का फुल फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं, हमारा क्या है, चुनावी बांड योजना, ठीक है, चुनावी बांड योजना को जो है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो क्या है कि चुनावी बांड योजना को 2018 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है हमारा ईयर, कि किस ईयर में जो है कि चुनावी बांड योजना को स्टार्ट किया गया था। तो चुनावी बांड योजना को, जो हमारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिस्टम है, इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में। साथ ही साथ में कुछ स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं, इसमें क्या है कि 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय, ठीक है, कितने थे हमारे, फिफ्थ मेंबर थे इसमें, 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में लेखांकित किया कि चुनावी बांड योजना राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से संबंधित सूचना को गोपनीय रखने के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 91 ए के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। ठीक है, जो हमारा 91 का ए है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, इसको जो है कि वायलेट कर रहा था हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम, इसलिए जो है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है कि नल एंड वाइड कर दिया। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में इस तरीके से पूछता है कि हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको संविधान, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को वायलेट कर रहा था, तो यह हमारा आर्टिकल नंबर 91 का ए था। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद साथ ही साथ में 14 का भी क्या हमारा उल्लंघन कर रहा था, यह राइट टू इक्वलिटी का। अब इसमें देख लेते हैं, चुनावी बांड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने वाले जो शीर्ष 5 राजनीतिक दल थे, कौन कौन थे हमारा, फर्स्ट पे क्या हमारा भारतीय जनता पार्टी है, सेकंड पे क्या था हमारा भारतीय अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद से क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद से क्या था भारत राष्ट्र समिति बीआरएस। ठीक है, बीआरएस। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि फर्स्ट पे हमारा भारतीय जनता पार्टी है, सेकंड पे हमारा जो है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की पार्टी, नेक्स्ट वन पे हमारा कांग्रेस है, इंडियन कांग्रेस, इसके बाद से क्या है राष्ट्र भारत राष्ट्र समिति बीआरएस।
अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे कि चुनावी बांड के माध्यम से चंदा देने वाले जो 5 शीर्ष कंपनियां कौन-कौन थी हमारी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट वन क्या हमारा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उसके बाद से क्या हमारा क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। अब नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर देख लेते हैं इसमें कि जो हाल ही में भारत रत्न 2024 में डिफरेंट लोगों को सम्मानित किया गया है उनके विषय में देख लेते हैं। तो पहले जो है कि भारत रत्न का जो परंपरा था भारत में कब से स्टार्ट हुआ 1954 से स्टार्ट हुआ। दैट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भारत रत्न को इंडिया में जो देने का प्रचलन था कब से स्टार्ट हुआ 1954 से स्टार्ट हुआ। अब तक जो है कि कुल जो है कि इसमें 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें जो है कि 48 पुरुष है और साथ ही साथ में 5 महिलाएं हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत रत्न की शुरुआत भारत में 1954 से हुआ। इसके अंतर्गत जो है कि 53 लोगों को 53 लोगों को जो है कि आज तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और साथ ही साथ में 53 जो पर्सन है इसमें से 48 क्या है मेल है और साथ ही साथ में क्या है 5 फीमेल है। अब कुछ स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं इसमें क्या है कि इस बार जो है कि 2024 का हमारा जो भारत रत्न था कितने 4 लोगों को दिया गया। इनमें 4 लोगों में किन-किन का नाम है कर्पूरी ठाकुर जिनका संबंध बिहार से है, चौधरी चरण सिंह जिनका संबंध हमारा यूपी से है और साथ ही साथ में पूर्व जो है कि भारत के पीएम रह चुके हैं। इसके बाद से क्या है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इसके बाद से क्या है एम एस स्वामीनाथन। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में देख लेते हैं क्या है ये इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है जिनको जो है कि इंग्लिश में पीपुल हीरोज बोलते हैं। इन्हें 2 बार जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। साथ ही साथ में क्या उन्हें बिहार में पिछड़े वर्ग बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण लागू करने के लिए याद किया जाता है। इसमें क्या है कि उल्लेखनीय है कि कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने ही वर्ष 1978 में मुंगेरी लाल आयोग ठीक है मुंगेरी लाल आयोग कमीशन की रिपोर्ट की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में सर्वप्रथम जो है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया था। किसने 1978 में जब जो है कि हमारी कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम था मुंगेरी लाल आयोग। इसके सिफारिशों के माध्यम से जो पिछड़ा वर्ग है ठीक है उसके लिए जो है कि आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और साथ ही साथ में ये जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी है बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं इनका संबंध बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इस जो है कि डिस्ट्रिक्ट को भी याद रख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं लाल कृष्ण अडवाणी थी ऑलरेडी जो है कि पता होगा इनका संबंध भाजपा से है साथ ही साथ में आरएसएस से है और ये जो है कि भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम क्या है चौधरी चरण सिंह के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है हमारे ये भारत के जो है कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ में इन्हें 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी सुशोभित किया है। इन्होंने भारतीय लोक दल नामक एक पार्टी की स्थापना की थी और साथ ही साथ में वे उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों लैंड रिफॉर्म के मुख्य वास्तुकार थे। पीवी नरसिम्हा राव को ऑलरेडी सबको पता होगा ठीक है कि इन्होंने जो है कि व्यापक स्तर पर जो है कि इंडिया में रिफॉर्म किया था। जो 1991 का रिफॉर्म आया था हमारा जिसको उदारीकरण बोलते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट ये क्या हमारा पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही आया था। अब नेक्स्ट वन क्या हमारा एम.एस. स्वामीनाथन जो है कि जिनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है ऑलरेडी सबको पता होगा। अब नेक्स्ट हम करंट अफेयर देख लेते हैं क्या हमारा राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन ठीक है इसके विषय में देख लेते हैं क्या है। पहले जो हमारा सॉरी नेक्स्ट वन क्या है हमारा राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है इसके विषय में देख लेते हैं कि डॉल्फिन के बारे में पहले देख लेते हैं क्या है। ये मीठे पानी में रहती है साथ ही साथ में खारे पानी दोनों जगहों पर रहता है। ठीक है, डॉल्फिन जो है कि मीठे पानी में और साथ ही साथ में खारे पानी ब्रेकिश वाटर दोनों में पाया जाता है। इसकी जो है कि टोटल जो कि 6 जीवित प्रजातियां हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा है अमेजन डॉल्फिन हो गया उसके बाद से सिंधु नदी डॉल्फिन हो गया गंगा नदी डॉल्फिन इरावदी डॉल्फिन साथ ही साथ में क्या है तुकुजी नदी डॉल्फिन। इसमें जो हमारा क्या है ना यांगतेज फिनलेस पोर्टलाइज शामिल ठीक है इनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन की प्रजाति जिसे बेजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता है को 2006 में क्या है कि विलुप्त घोषित कर दिया गया मतलब इनका जो है कि ये एक्सटिंक्शन लिस्ट में आते हैं। कुछ इनके विषय में स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं क्या है। ऑलरेडी मैं आप लोग को बता दूं जाने से पहले कि सॉरी आगे बढ़ने से पहले कि इसमें जो है ना डॉल्फिन के बारे में ऑलरेडी आपके बीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फैक्चुअल नॉलेज है हमारा जो भी हमारा फैक्चुअल नॉलेज है इसके विषय में ठीक है उनको भी जानना फैक्चुअल नॉलेज को भी जानना और साथ ही साथ में इसमें जो है कि करंट का जो टॉपिक है इसको भी जानना। स्मरणीय तथ्य में देख लेते हैं क्या है कि
कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन किया गया पटना में, ठीक है? पटना में जो है कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ में क्या है, यह भारत के साथ-साथ एशिया में अभी तक का पहला जो है कि ऐसा केंद्र होगा जहाँ पे डॉल्फिन को रिसर्च से रिलेटेड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। डेट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इसमें क्या है, स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं क्या-क्या है इसमें। इसमें क्या है कि यह सेतु सॉरी नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि हम सुदर्शन सेतु का उद्घाटन देख लेते हैं, ठीक है? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन से संबंधित जो हमारा न्यूज़ है इसमें देख लेते हैं क्या है कि देवभूमि द्वारका गुजरात में कच्छ की खाड़ी के दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक जिला है। क्या है? देवभूमि द्वारका जो है कि कच्छ गुजरात के कच्छ में कच्छ की खाड़ी के दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक जिला है। फिर इसमें कुछ स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं क्या है, यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ेगा। किसको? जो ओखा हमारा जो है कि मुख्य मध्य भूमि है इसको जो है कि बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ेगा। कौन? हमारा जो सुदर्शन सेतु जो कि ऑलरेडी हमारे गुजरात में बनाया जा रहा है। नाउ इसमें क्या है कि यह देश का क्या होगा, सबसे लंबा केबल आधारित सेतु होगा। केबल स्टे ब्रिज क्या होगा, इंडिया का सबसे लंबा जो है कि हमारा केबल स्टे ब्रिज कौन होगा, हमारा सुदर्शन सेतु होगा। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है, ठीक है? इसको अच्छे से आप जो है कि याद कर लीजिएगा कि उत्तराखंड में क्या हमारा जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसमें क्या है कि इस प्रकार उत्तराखंड जो है कि भारत समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्या देश का जो पहला राज्य कौन है हमारा, जहाँ पे समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया है, ये हमारा कौन है, उत्तराखंड है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में सपठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता में अंतर्दिष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। डेट मीन्स के कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि हमारे स्टेट में जो भी हमारे अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो यूसीसी लागू हुआ है हमारा उत्तराखंड में, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। क्या है, श्री राम लल्ला की प्रतिमा देख लेते हैं क्या है। इनका जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था श्री राम लल्ला की प्रतिमा का मंदिर में, ये हुआ था 22 जनवरी 2024 को। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो राम लल्ला की प्रतिमा है उसकी जो कि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में किस डेट को हुआ था, ये हुआ था 22 जनवरी 2024 को। साथ ही साथ इसमें क्या है कि श्री राम लल्ला की प्रतिमा के निर्माण में कर्नाटक से लाए गए लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्ण शिला पत्थर, ठीक है, इसका जो कि कृष्ण शिला पत्थर जो कि काले ग्रेनाइट का होता है, इसका यूज किया गया है। साथ ही साथ में इसमें क्या है, श्री राम लल्ला की मूर्ति का वजन लगभग कितना है, 200 किलोग्राम है। और इसमें क्या है कि मूर्ति की ऊंचाई क्या है हमारा 4.24 फीट है। इस प्रतिमा में 5 वर्ष की आयु के श्री राम लल्ला को खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। किसमें बताया गया है, क्योंकि खड़ी मुद्रा में जो है कि श्री राम लल्ला को दर्शाया गया है, जो कि इनका उम्र कितना है, 5 वर्ष है, मतलब कि बाल भगवान को वहां पे प्रतिष्ठित किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है, श्री राम लल्ला की इस प्रतिमा को मूर्तिकार कर्नाटक के अरुण योगीराज, ठीक है, अरुण योगीराज ने इसको बनाया है। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण परंपरागत नागर शैली में किया गया। ऑलरेडी पता होगा कि मंदिर निर्माण की 2 श्रेणियां होती हैं, एक तो ऑलरेडी नागर होता है, एक क्या होता है हमारा द्रविड़ होता है। और इसमें एक दोनों का जो हाइब्रिड होता है इसको क्या बोलते हैं, बेसारा बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा शैली यूज हुआ है इसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, ये हमारा जो है कि नागर शैली को यूज किया गया है। साथ ही साथ में ये मंदिर क्या है, 3 मंजिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। क्या है, ज्ञातव्य है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य सभापति चंद्रकांत सोमपुरा है। कौन है जो मुख्य सभापति, जो चीफ आर्किटेक्ट कौन है हमारे इनके मंदिर के, ये हमारे चंद्रकांत सोमपुरा जो है कि इसके चीफ आर्किटेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को। इसमें जो है कि विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि बजाई गई थी, ठीक है, तब उसका जो है कि उनका जो है कि प्राण प्रतिष्ठा किया गया था उसमें। तो उत्तर प्रदेश से क्या क्या था, इसमें पखवाजा था, बांसुरी था और ढोलक था वाद्य यंत्र।
इसके बाद से अगर हम बिहार की बात करते हैं तो क्या है हमारा ओनली पखवाजा को बजाया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें करंट अफेयर क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी सीवडी नहवा सेवा अटल सेतु। क्या हमारा अटल बिहारी वाजपेयी सीवडी नहवा सेवा अटल सेतु। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है स्मरणीय तथ्यों में। यह सेतु सीवडी जो कि दक्षिण मुंबई से प्रारंभ होकर नहवा सेवा जो कि नवी मुंबई के निकट चिरले गांव में समाप्त होगी। साथ ही साथ में क्या है, यह भारत का सबसे लंबा सेतु है। क्या है, इंडिया का जो सबसे लंबा सेतु कौन है हमारा, ये है हमारा सीवड़ी, ये है हमारा ठीक है अटल बिहारी वाजपेयी सीवड़ी नहवा सेवा अटल सेतु। नेक्स्ट इसमें क्या है साथ ही यह भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है और यह विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है। इस सेतु की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह एक 6 लेन वाला सेतु है। कितना इसमें, जो कि 6 लेन है इसमें। तो फिर से मैं कुछ चीजों को रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि यह सेतु सिवड़ी जो कि हमारा दक्षिण मुंबई में है, ठीक है। सिवड़ी जो हमारा जो है कि दक्षिण मुंबई में है, इसको किससे कनेक्ट करेगा, नहवा सेवा जो कि हमारा नवी मुंबई के निकट चिरले गांव में समाप्त होगा। और साथ ही साथ में भारत का सबसे लंबा सेतु होगा और साथ ही यह भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भी होगा। इसके साथ ही क्या है कि यह विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है और जिसकी लंबाई कितनी है 21.8 किलोमीटर है। साथ में क्या है कि यह एक 6 लेन वाला सेतु है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 देख लेते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में डिफरेंट स्टेट का रैंकिंग वगैरह देख लेते हैं। तो जो इसमें स्मरणीय तथ्य है, इसमें देख लेते हैं क्या है कि लगातार 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया। किसको, जो हमारा इंदौर है, ठीक है, इंदौर है जो हमारा, ठीक है, इंदौर सिटी को जो है कि इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है इंदौर को। किसमें, स्वच्छ सर्वेक्षण हमारा 2023 में। नाउ इसमें जो है कि नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, हालांकि इस वर्ष इंदौर के साथ साथ सूरत गुजरात को भी प्रथम रैंक प्रदान किया गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कौन कौन से हमारे, फर्स्ट तो हमारा इंदौर हो गया, साथ ही साथ में सूरत, इन दोनों को जो कौन सा रैंकिंग दिया गया है, इन दोनों का रैंकिंग क्या है इसमें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में फर्स्ट रैंकिंग है। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट पे क्या हमारा, फर्स्ट पे हमारा इंदौर है मध्य प्रदेश से, फिर फर्स्ट पे क्या हमारा सूरत भी है गुजरात में। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्लेस पे कितने हमारे 2 सिटीज हैं। नेक्स्ट वन इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, साथ ही साथ में अगर थर्ड की बात करते हैं तो क्या हमारा नवी मुंबई जो है कि हमारा महाराष्ट्र जो कि हमारा थर्ड पे है। इसके बाद से हम जब शीर्ष 5 शहर बात करते हैं जब 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में, तो क्या हमारा सासवाड़ महाराष्ट्र का शहर है जो कि फर्स्ट रैंकिंग है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं शीर्ष 5 शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम जनसंख्या है। सेकंड पे क्या हमारा, सेकंड पे पाटन एनपी छत्तीसगढ़ है, ठीक है, पाटन जो कि एनपी छत्तीसगढ़ हमारा सेकंड पे है और सासवाड़ महाराष्ट्र जो कि फर्स्ट पे है। फिर से कि शीर्ष 5 राज्य की बात करते हैं तो फर्स्ट पे क्या हमारा महाराष्ट्र है और सेकंड पे कौन है हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। शीर्ष 5 राज्यों की बात करते हैं तो फर्स्ट पे अगर हमारा ओवरऑल बात करते हैं तो महाराष्ट्र हो गया और सेकंड पे बात करते हैं तो हमारा मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद से नोट पढ़ देता हूँ यहाँ पे क्या है, 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का क्या हमारा स्थान 9वां है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है स्वच्छ सर्वेक्षण में ओवरऑल राज्यों में, क्या हमारा 9वां स्थान है। और साथ ही साथ में जो बिहार की बात करते हैं तो बिहार का स्थान क्या हमारा 15वां स्थान हमारा बिहार का है, 15 प्लेस पे है। शीर्ष 5 गंगा शहर की बात करते हैं तो क्या हमारा फर्स्ट पे क्या हमारा वाराणसी है उत्तर प्रदेश से, साथ ही साथ में सेकंड पे क्या हमारा अगेन यूपी से क्या हमारा प्रयागराज है और थर्ड पे क्या हमारा बिजनौर है उत्तर प्रदेश से। मतलब तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश से ही है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि मध्य प्रदेश के स्थित महू छावनी, ठीक है, महू कंटोनमेंट को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया है। क्या हमारा जो महू छावनी है जो कि हमारा मध्य प्रदेश में है, इसको जो है कि सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। इसमें क्या है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के केवल जो है कि एक शहर है, कौन सा हमारा, जो कि नोएडा है, जिसको 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ जब बात करते हैं हम गाजियाबाद को तो 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि हमारा लखनऊ की रैंकिंग कितनी है 44 है। और इसके साथ साथ क्या है इसमें चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन के गीत का क्या था, एंथम क्या था, एंथम का भी विमोचन किया गया जिसका एंथम क्या था हमारा, नया संकल्प नया प्रकल्प। इस गीत के लेखक क्या थे, गायक
कैलाश खेर। तो हमारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया था, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जो है कि इन चीज़ों को फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है? इन चीज़ों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। इसमें रैंकिंग को देख लेते हैं। तो जब हम शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग की बात करते हैं, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में, ठीक है? जिनकी जनसंख्या हमारी 1 लाख से अधिक है, वैसे शहरों की श्रेणी में जो फर्स्ट रैंकिंग किसकी है हमारी? फर्स्ट रैंकिंग आती है हमारी इंदौर की, ठीक है? फर्स्ट रैंकिंग हमारी आती है इंदौर की। इसके बाद से सेकंड जो है कि फर्स्ट पे ही हमारा आता है सूरत। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट प्लेस पे हमारे टोटल 2 सिटी हैं। इसके बाद से जो है कि हम जब नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, तो इस पे आता है हमारा नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र से है थर्ड पे। और जब हम बात करते हैं शीर्ष 5 शहर, ठीक है? शीर्ष 5 शहर जो 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी के, जो हमारे शीर्ष 5 शहर हैं, तो इनकी रैंकिंग में फर्स्ट पे कौन आता है? ये आता है हमारा सासवाड़, महाराष्ट्र। नाउ सेकंड पे कौन आता है? हमारा पाटन, जो कि हमारा एनपी, ठीक है? ये छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? जो पाटन हमारा शहर है, छत्तीसगढ़ में जो सेकंड रैंकिंग पे है। जब हम शीर्ष 5 राज्यों की बात करते हैं, राज्यों की रैंकिंग की ओवरऑल बात करते हैं, तो फर्स्ट पे राज्य कौन है हमारा? महाराष्ट्र। ध्यान रहे ये एमपी नहीं, ये मध्य प्रदेश नहीं, ये हमारा क्या है? महाराष्ट्र है। और सेकंड रैंकिंग में क्या हमारा? ये हमारा जो है कि मध्य प्रदेश है। और इसके बाद से जो है कि टोटल जो है कि 27 राज्यों की रैंकिंग की बात करते हैं, तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? 9वीं है। और साथ ही साथ में बिहार की जो रैंकिंग कितनी है हमारी? 15 है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिहार की रैंकिंग इसमें कितनी है? 15 है। और यह आपके 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ शीर्ष 5 गंगा शहर की बात करते हैं, तो फर्स्ट पे हमारा जो है कि तीनों के तीनों जो सिटी है ना, ये हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट पे हमारा बनारस है, सेकेंड पे प्रयागराज है, थर्ड पे बिजनौर है। इस तरीके से साथ ही साथ में हम छावनी की बात करते हैं कि सबसे स्वच्छ छावनी कौन था, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का महू छावनी था। और जब हम बात करते हैं कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में, तो बस जो है कि हमारा 20 शहरों की रैंकिंग में 14वें स्थान पे क्या हमारा नोएडा आता है। और इसके बाद से गाजियाबाद की जो रैंकिंग है 38 है। और लखनऊ जो हमारी यूपी की राजधानी है, उसकी रैंकिंग 44 है। इसके साथ साथ क्या है कि चंडीगढ़ को क्या हमारा सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। और इसमें क्या है, स्वच्छ भारत मिशन का जो एंथम था, गीत क्या था हमारा? नया संकल्प नया प्रकल्प। और इसके लेखक गायक कौन थे? कैलाश खेर। इस तरीके से हमने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को देख लिया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय पता है हाल ही में। इसमें क्या कि 370 अनुच्छेद जो था, उसको जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, जो गवर्नमेंट ने हटाया था उसको वैलिड, मतलब कि वैलिड करार दिया है। अब इसमें कुछ स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं। क्या है हमारा? सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35A को निरस्त करने का निर्णय को वैध ठहराया। साथ ही साथ में क्या है, इस संविधान पीठ में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अध्यक्ष थे, सहित जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई तथा जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट वन क्या है? इसमें नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है कि नमो ड्रोन दीदी योजना, ठीक है? नमो ड्रोन दीदी योजना को देख लेते हैं इसमें कि नमो ड्रोन दीदी योजना को लेके क्या हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें क्या है कि भारत उर्वरकों फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या हमारा? जो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तो भारत की रैंकिंग क्या है इसके प्रोडक्शन में? क्या हमारा? सेकंड है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा क्या है? इंपोर्टर है। ये साथ ही साथ में देखिए क्या है कि इसमें इंडिया में क्या होता है, प्रोडक्शन भी में रैंकिंग सेकंड है। और साथ ही साथ में जब इंपोर्ट की बात करते हैं कि बाहर से इंडिया इसको इंपोर्ट करता है, तो इसमें भी रैंकिंग क्या है? इंडिया की सेकंड है। मतलब कि इंडिया में जो होता है फर्टिलाइजर की खपत बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वन इसमें क्या है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करेगी। क्या हमारा जो ड्रोन दीदी योजना है, क्या नाम था? नमो ड्रोन दीदी योजना। इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि इस योजना के दो जो 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको जो है कि ड्रोन प्रदान किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि पीएम जनमन के बारे में देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीएम जनमन में। तो पीएम जनमन में क्या है कि इसमें क्या है कि 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों पीबीटीजी, जो क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, इनमें शामिल किया गया। जो भी हमारे 75 समुदाय हैं, इनको जो है कि पीबीटीजी के कैटेगरी में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ में इसमें स्मरणीय तथ्यों की बात करते हैं, तो क्या हमारा 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान
पीएम जनमन की शुरुआत की। कहाँ से? तो पीएम जनमन हमारा स्कीम है, इसकी शुरुआत जो है कि झारखंड के खूंटी जिले से किया गया था। इसमें क्या है कि पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजाति समूहों का विकास करना है जो विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं, ठीक है? जो हमारा पीबीटीजी कैटेगरी है, ठीक है? पीएम जनमन का पर्पस क्या है? जो हमारे पीबीटी कैटेगरी में 75 समुदाय आते हैं, इनके डेवलपमेंट पे जो है कि ध्यान देना। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा करंट अफेयर क्या है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, ठीक है? 2023 में हमारे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था। इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। क्या है कि 5 राज्य कौन थे हमारे? छत्तीसगढ़ था, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश था, उसके बाद से क्या था? मिजोरम था, राजस्थान था और तेलंगाना। देखिए इन जगहों पे क्या था हमारा चुनाव हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव के बारे में देख लेते हैं क्या है। इसमें जो है कि छत्तीसगढ़ में टोटल जो कितने हमारे 90 सीटें हैं विधानसभा की। और साथ ही साथ में क्या है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनरी चुनई चिरई को जो है कि शुभंकर घोषित किया गया था। क्या हमारा? चुनई चिरई को जो है कि शुभंकर घोषित किया गया था। साथ ही साथ में क्या है, विष्णुदेव सहाय, ठीक है? विष्णुदेव सहाय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इनका नाम क्या है? जो विष्णुदेव सहाय थे, इनको जो छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री जो है कि बनाया गया है। साथ ही साथ में क्या है, विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। और साथ ही साथ में क्या है, अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है हमारा कि मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। किसने? जो मोहन यादव है, इनको जो है कि मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है। साथ ही में क्या है, जबकि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को जो है कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कौन कौन है? मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ में जो जगदीश देवड़ा और क्या हमारा राजेंद्र शुक्ला को जो है कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब मिजोरम चुनाव को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें टोटल जो है कि 40 विधानसभा के सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें जो है कि 27 सीटें जीतकर जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ठीक है? जोरम पीपुल्स मूवमेंट की जो पार्टी है, उन्होंने जो है कि गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म किया। साथ ही साथ में जोरम पीपुल मूवमेंट्स के किसको? लाल दुहोमा, ठीक है? दुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, नेक्स्ट चुनाव की कहाँ हुआ था। साथ ही साथ में इसमें थोड़ा और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है। लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री और राज्य के इतिहास में मंत्री का पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। नाम क्या है इनका? लाल रिनपुई। लाल रिनपुई जो है कि मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनने वाली औरत है, ठीक है? क्या नाम है इनका? लाल निरपुई। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा राजस्थान विधानसभा चुनाव को देख लेते हैं। इसमें क्या था, इसमें जो है कि राजस्थान विधानसभा में क्या था कि जो भजन लाल शर्मा है, ठीक है? जो भजन लाल शर्मा जो है, जो कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, ठीक है? नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। साथ ही साथ में क्या है, दिया कुमारी एवं प्रेमचंद्र बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद का ग्रहण किया। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो भजन लाल शर्मा है, इनको जो है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ में क्या है कि जो दिया कुमारी है, ठीक है? दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा हैं, इनको जो है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री के पद दिया गया है। अब तेलंगाना चुनाव को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ जो है कि अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। और साथ ही साथ में क्या था, जबकि भल्लू भट्टी विक्रमार्क ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब नेक्स्ट हम करंट अफेयर देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है? मेरा युवा भारत, ठीक है? मेरा युवा भारत। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? आजादी के अमृत महोत्सव का समापन। इसमें कुछ देख लेते हैं क्या हमारा? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको हम आगे पढ़ते हुए बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइबल प्राइड डे। साथ ही साथ में क्या है हमारा? 26 दिसंबर को साहिबाजाद जोरावर सिंह और साहिबाबाद फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस, जो 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। और साथ ही साथ में 15 नवंबर क्या मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस। दोनों के दोनों हमारे जो दिवस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ में क्या है, 14 अगस्त को क्या विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3
रैंक प्राप्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन थे हमारे? फर्स्ट पे हमारा जम्मू कश्मीर था, सेकंड पे क्या था हमारा? गुजरात था, और थर्ड पे क्या था हमारा? हरियाणा एवं राजस्थान था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजों को देख लेते हैं। इसमें स्मरणीय तथ्य में क्या है कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, आरआरटी, गरियाले। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, आरआरटीएस गलियारे की प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। साथ में क्या है, इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा जिसका नाम क्या है, नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो नमो भारत ट्रेन है, ये क्या है, भारत की पहली जो है कि रैपिड रेल सेवा है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि उल्लेखनीय है कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, आरआरटीएस गलियारे की जो कुल लंबाई कितनी है, 82.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं हमारा क्या है, गांगेय डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। ठीक है, जो गंगेश डॉल्फिन है, इसको क्या हमारा उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है, और आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गंगेय डॉल्फिन है, इसको जो है कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। इसमें फर्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है कि गंगेय डॉल्फिन विश्व में मीठे पानी, ठीक है, ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया आपको करंट अफेयर में, पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त शेष 3 मीठे पानी के डॉल्फिन यांगतेज नदी चीन में पाई जाने वाली बेजी डॉल्फिन, सिंधु नदी की पाई जाने वाली भूलन डॉल्फिन, और क्या हमारा अमेजन नदी में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन, क्या सभी के सभी क्या हमारे जो है कि मीठे पानी में पाए जाने वाली डॉल्फिन की प्रजातियां हैं। फर्स्ट वन क्या हमारा, फर्स्ट वन तो हमारा जो कि गंगे रिवर डॉल्फिन हो गया, सेकेंड वन क्या हो गया, बेजी हो गया, थर्ड वन भूलन हो गया, फोर्थ वन क्या हो गया, बोटो हो गया। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की राज्य मछली क्या हमारी जो है कि चितला है, और साथ ही साथ में जबकि देसी मांगुर जो है कि बिहार की राज्य मछली है। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उत्तर प्रदेश की जो राज्य मछली क्या हमारा चितला है, जबकि जब हम क्या बात करते हैं, जब बिहार की बात करते हैं तो क्या हमारा जो है कि देसी मांगुर जो है कि बिहार की जो है कि राज्य मछली है। अब इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, घोल मछली गुजरात की राज्य मछली। हाल ही में न्यूज में था कि घोल मछली को जो है कि गुजरात की राज्य मछली का दर्जा दिया गया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से मैं चीज को रिपीट करता हूँ कि घोल मछली को जो है कि गुजरात राज्य का राज्य मछली का दर्जा दिया गया है। नाउ इसमें नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो कि बिहार में है, और साथ ही साथ में क्या है, उल्लेखनीय है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। जो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य है हमारा, ये कहाँ पे, ये हमारे बिहार के भागलपुर जिले में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा, भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का सदस्य। ठीक है, इसमें क्या हमारा देख लेते हैं, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विद्यालय। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि यह क्या है, यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला लार्जेस्ट फेयर है। क्या हमारा जो समक्का सरक्का जो फेस्टिवल कंडक्ट होता है, ये क्या हमारा एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। इस मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, तेलंगाना के दूसरे सबसे जनजातीय समुदाय कोया जनजाति, कोया ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, यह एक द्विवार्षिक मेला होता है, 2 सालों पर लगने वाला मेला होता है, जो कि कोया ट्राइब के द्वारा इसको बिल्कुल लगाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है कि यह विश्वविद्यालय जो समक्का सरक्का विश्वविद्यालय कहाँ पे, तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, तेलंगाना के जो, ठीक है, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे तेलंगाना के मुलुगु जिले में किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा ट्रेवल फॉर लाइफ। इस करंट अफेयर को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि मिशन लाइफ, ठीक है, भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्रवाई को प्रेरित करना है। इसमें नेक्स्ट वन क्या है, लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और साथ ही साथ में मिशन लाइफ को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित, ठीक है, यूएनएफसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन के 26वें सत्र में प्रस्तावित किया था। मतलब कि लाइफ जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसको इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था।
इसके तहत वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गांव एवं स्थानीय शहर निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही में इसमें क्या है कि भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला क्या है, पहला देश है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इस चीज को बस रिपीट कर देता हूँ कि वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गांव एवं स्थानीय शहरी निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ में भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला पहला देश है। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। क्या हमारा 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय ने भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर, ठीक है, भारत मंडपम जो हमारा जो कि विश्व पर्यटन दिवस है कब मनाया जाता है, इसमें बस ये जानना है आपको। तो विश्व पर्यटन दिवस है कब मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है हमारा 27 दिसंबर को। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है। ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को दो अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया है। फर्स्ट वन क्या है, स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। सेकेंड वन क्या है, ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। मतलब कि दो अलग अलग क्षेत्रों के लिए लाइफ पहल को स्टार्ट प्रारंभ किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। इसमें क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के पुरस्कृत गांव कौन कौन से थे, हमारा दावर गांव था जो कि बांदीपोरा जिला में हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। इसको जो है कि फर्स्ट प्राइज मिला था। इसके बाद से जो समोली हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, इसको जो है कि सेकंड पुरस्कार मिला था। साथ ही नेक्स्ट में देख लेते क्या है, रजत श्रेणी में पुरस्कृत गांव में उत्तर प्रदेश का कुरोना गांव शामिल है। बस ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश का जो कुरोना गांव विलेज है ये हमारा रजत श्रेणी में, ठीक है, रजत सिल्वर श्रेणी में जो है कि ओनली पुरस्कृत गांव है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन देख लेते हैं। इसमें हाल ही में जो है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जो भी ना हमारे करंट अफेयर है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको बस मैंने हाईलाइट कर रखा है कि आपके बस नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ ऐसा समथिंग कुछ आया था। और उसमें जो है कि इसमें देख लेते हैं जो नारी वंदन अधिनियम है, इसमें क्या स्मरणीय तथ्य में क्या है, 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 बिल के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। क्या इसका जो कि हमारा जो हमारा महिला आरक्षण विधेयक था, ये जो है कि ऐसे क्या था, हमारा 128वां संविधान संशोधन के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था इसको। साथ ही इसमें क्या है कि संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। इसमें नेक्स्ट क्या हमारा कि महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला क्या था, पहला विधेयक था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो महिला आरक्षण विधेयक था अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला क्या था, पहला विधेयक था। साथ ही में क्या है, इस विधेयक के पारित होने से विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम जो भागीदारी कितनी हो जाएगी, 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। और इसमें क्या है, संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया है, जबकि नए अनुच्छेद यथा 330 ए, 332 ए, 334 ए को जोड़ा गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को देख लेते हैं। इसमें क्या स्मरणीय तथ्य में है कि 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधान नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया था। कब किया गया था, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को 2023 में लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ में क्या, यह एक तरीके का सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, आयुष्मान भव अभियान को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि उल्लेखनीय है कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 3 को देख लेते हैं। क्या है एसडीजी 3 में, क्या है, अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण, मतलब कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात की गई है एसडीजी 3 में। इसमें बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसमें। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, सांची भारत का पहला सूर्य शहर। सांची क्या हमारा इंडिया का पहला सूर्य शहर है। इसमें क्या है कि सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि इंडिया का पहला जो है कि सूर्य शहर है। इसमें क्या है, यहाँ ये क्यों ये जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यूज में रहता है, या हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस महान स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था, सांची स्तूप का निर्माण। और इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं, मोढेरा जो है कि पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है हमारा, मतलब पूर्णतः जो है कि सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन है, हमारा मोढेरा, जो कि गुजरात में है। इसमें देख लेते हैं, क्या इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 2400 घंटा सोलर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया।
इस तरीके से हमने जो है कि ना नेशनल करंट अफेयर था जो भी हमारा, ठीक है, हमने उसको कंप्लीट कर लिया 2 पार्ट में, ठीक है। पार्ट 1 आपको ऑलरेडी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नाउ पार्ट 2 को थ्रू भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम जो है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को खत्म करेंगे। इसके बाद इसी तरीके से हम जितना जल्दी हो सकता है 230 जो पेजेस हैं हमारे, इनको कंप्लीट कर लेंगे। और हमने ऑलरेडी अपना जो है कि अपने चैनल पे 1800 जो एमसीक्यू है हमारा जो है कि इम्तिहान आईएएस का, उसको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट ही कर रखा है। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए और साथ ही साथ में जैसे-जैसे ये वीडियोस कंप्लीट हो रही है ना ई दृष्टि पत्रिका की, आप उनको भी फॉलो करते रहिए। बाकी आपके करंट अफेयर के लिए इससे ज़्यादा मतलब कोई पेपर यूपीपीसीएस का पेपर हो, बीपीएससी का पेपर हो, कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने जो है कि बीपीएससी का जो करंट अफेयर हमारा बिहार का होता है, उसके लिए मैंने एडुटेरिया को कंप्लीट कर लिया अपने चैनल पे। और साथ ही साथ में मेक आईएएस का जो हमारा 800 क्वेश्चन का एमसीक्यू था बिहार करंट अफेयर पे, इसको भी कंप्लीट कर रखा है। तो हमने बिहार करंट अफेयर को तो कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम जो है कि इस समय जो है कि अपना बाकी करंट अफेयर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने नेशनल करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो को अंत करने से पहले फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जो है कि हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।